हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है, हम आपको समझाने वाले हैं आरसी सर्किट। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरसी सर्किट, हाँ थोड़ा बहुत पीछे का बेसिक्स थोड़ा बहुत ठीक करके आइएगा। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट हम लोगों ने अभी तक एलआर सर्किट तक पढ़ लिया था, और उससे पहले प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रजिस्टर, इन सभी सर्किट को एसी सोर्स से जोड़कर हमने सारे इक्वेशंस फार्मूला के बारे में चर्चा कर लिया था। आगे का टॉपिक है आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट से ना आपको देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका डायग्राम तो आपको बनाने आ जाएगा। बिल्कुल नाम में ही छुपा हुआ है कि एक रेजिस्टेंस रहेगा भाई, और एक कैपेसिटर रहेगा, और इसको हमें जोड़ना है एसी सोर्स से। एसी सोर्स से लो भाई, हमने जोड़ दिया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब देखिए आप खुद दिमाग लगाइए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो करंट का एगो इक्वेशन मान लीजिए कि करंट जो है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट जा रहा होगा, इसमें दोनों में जाएगा यही वाला करंट, ये अपने से मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि करंट तो जा रहा है इतना, अब वोल्टेज दोनों के लिए अब देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, देखिए वोल्टेज वाले इक्वेशन से पहले ना हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे कि देखिए, आप एक रजिस्टर वाला सर्किट पढ़े थे और एक पढ़े थे कैपेसिटर वाला। तो रजिस्टर वाला सर्किट में हाँ, आप करंट का इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन, और इसके लिए करंट का इक्वेशन वोल्टेज का इक्वेशन बता सकते हैं क्या? तो वोल्टेज का इक्वेशन तो हम यही पढ़े थे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें भी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये पहले का है। अगर करंट का देखें इक्वेशन, तो करंट का इक्वेशन कितना था? करंट का, इसमें करंट था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये याद होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ आगे का कैलकुलेशन करने के लिए याद होना चाहिए। मतलब रजिस्टर एक ऐसा सर्किट होता है, रजिस्टर वाला सर्किट ऐसा होता है जिसमें करंट और वोल्टेज का फेज सेम होना चाहिए, कोई लीड और लैग नहीं करता है। कैपेसिटर वाला सर्किट ऐसा होता है जिसमें करंट और वोल्टेज का फेज जो है पाई बाई टू के अंतर पे रहना चाहिए, और करंट जो है ना वोल्टेज के फेज से पाई बाई टू ज़्यादा होना चाहिए। करंट कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट जो होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू आगे होता है, चाहे कहीं पे भी देख लीजिएगा। चलिए, तो यहीं पे हम लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी आर, वी आर लिखने का कोशिश करते हैं, वी आर। तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, और वी आर के साथ साथ हम वी सी लिखने की कोशिश करते हैं, दोनों के लिए वोल्टेज का इक्वेशन। देखिए इक्वेशन तभी लिख पाइएगा ना जब आपके दिमाग में कॉमन सेंस बात चलेगा कि यार करंट तो इसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी जा रहा है, तो वोल्टेज क्या जाएगा? वोल्टेजो भी नॉट साइन ओमेगा टी जाएगा। क्या है भाई, रेजिस्टेंस वाले सर्किट में करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है उसमें फेज सेम होता है, फेज का कोई डिफरेंस नहीं होता है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। तो यहाँ पे अगर ओमेगा टी इसमें से करंट जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे वोल्टेज भी होगा ओमेगा टी, कोई फेज का डिफरेंस नहीं। अच्छा, कैपेसिटर वाले सर्किट में पाई बाई टू जो होता है करंट ज़्यादा होता है, अब वोल्टेज पाई बाई टू कम होता है। देखिए पाई बाई टू ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज पाई बाई टू कम है करंट से। अब देखिए करंट कितना जा रहा है, तो करंट तो जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें वोल्टेज यहाँ पे क्या करना है, वोल्टेज करना है वी नॉट साइन ओमेगा टी। लिखेंगे तो काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम नहीं रहता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि प्लस या माइनस लगाएं? तो हमें इतना आइडिया है कि वोल्टेज का जो फेज होता है वो करंट के फेज से पाई बाई टू कम है, या ऐसे बोल लीजिए करंट पाई बाई टू ज़्यादा होता है वोल्टेज से, और वही वाला जुगाड़ यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे बाई दीजिए, बाई द वे प्लस पाई बाई टू लिख दें, लिख के देखते हैं।
ये मतलब ये सही हुआ कि नहीं। तो देखिए करंट में ओमेगा टी है, अब वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जा रहा है, ये कैसे हो जाएगा भाई? वोल्टेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करंट पाई बाई टू ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको माइनस पाई बाई टू लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस पाई बाई टू लिखे हैं, तो यह है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो यह है ओमेगा टी। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में पाई बाई टू का डिफरेंस है और ए ज़्यादा है पाई बाई टू। ठीक है, पाई बाई टू ये क्या है, इससे ज़्यादा है, इसके फेज से ए वाला फेज पाई बाई टू ज़्यादा है। देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ए बस ओमेगा टी, यानी कि प्लस पाई बाई टू जो है इससे ज़्यादा है। चलिए अभी इतना लिख लिए, तो फेजर डायग्राम तो बनाना बनता है भाई। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो फेजर डायग्राम बनाएंगे, पहले करंट के लिए एक ग्राफ खींच लीजिए, करंट के लिए, चलिए करंट का लाइन खींच लिए, करंट तो दोनों के लिए सेम है। अब पहले रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है ना करंट के फेज में ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए यही लाइन पे एक लाइन बनेगा, ये रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे वी नॉट आर, वी नॉट आर, ठीक है, वी नॉट आर। मतलब कि रेजिस्टेंस जो करंट जो वोल्टेज जो होता है हमारा रेजिस्टेंस वाले में, करेंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, इसलिए दोनों को सेम एरो पे दिखाए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कैपेसिटर वाले सर्किट में। तो कैपेसिटर वाले सर्किट में वोल्टेज पाई बाई टू पीछे होता है और करंट पाई बाई टू आगे होता है। मतलब वोल्टेज पाई बाई टू पीछे होता है, पीछे होता है और करंट आगे होता है। तो करंट को आगे रख दीजिए, अब वोल्टेज को पाई बाई टू पीछे दिखाइए। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री पीछे। ये हमारा हो जाएगा क्या, वी नॉट, वी नॉट क्या, सी, वी नॉट सी, ठीक है। चलिए वी नॉट सी कैसे आया भाई, नीचे कैसे बना लिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। कैसे कि वी नॉट सी नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फेजर डायग्राम हम बना लिए, रेजिस्टेंस पहले करंट बनाए, करंट के बाद हम दोनों को रिप्रेजेंट करना था, इसको और इसको। तो हमने सोचा कि करंट के ही फेज में ए वाला फेज है, वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में होता है, तो हमने बना दिया। उसके बाद कैपेसिटर वाले केस में जो हमारा वोल्टेज होता है करंट के फेज से पाई बाई टू कम होता है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कम है, ज़्यादा है, तो इसीलिए इधर चला गया। चलो अब तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों का नेट वी नॉट निकालना होगा, नेट। तो इन दोनों का नेट कहीं है, इधर से निकलेगा, इसको बोलेंगे नेट वी नॉट, ठीक है। और नेट वी नॉट, ये वाला एंगल को हम लोग फाई बोल देंगे, ठीक है। ये वाला जो एंगल बना रहा है करंट से उसको हम फाई बोल देंगे। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, आगे का कैलकुलेशन देखिए, आगे का कैलकुलेशन देखिए। आगे का कैलकुलेशन क्या होगा हमारा कि भाई हमें ये जो होता है फेजर डायग्राम में ये रोटेटिंग वेक्टर होता है, तो इनको वेक्टर की तरह ही ऐड करते हैं। तो नेट वी नॉट हमें निकालना है, तो अंडर रूट ए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, तो वो फार्मूला से जोड़े, या जब दो परपेंडिकुलर होता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट वी नॉट इंटू आर का स्क्वायर, वी नॉट इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट इंटू वी नॉट आर का स्क्वायर और वी नॉट सी का स्क्वायर, ये कर देंगे। अरे बिना कोई दिक्कत के कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाँ अब बारी है यहाँ पे लिखने का। तो ये लिखने का क्या बारी है, तो इस लिखने के बारी पे आपको बता दें कि यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बैक फ्लो में। बैक फ्लो में क्या, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, V बराबर आई आर लिखिए 2 बार, V बराबर आई आर, फिर लिखिए V बराबर आई आर, 2 बार लिखिए, ठीक है। हाँ ये हम लिखेंगे किसके लिए, फॉर आर सर्किट के लिए, ठीक है। और एक हम लिखेंगे किसके लिए, ओम्स लॉ लगाएंगे दोनों के लिए, और एक लिखेंगे सी सर्किट के लिए। करना क्या है, यहाँ पे भी वी नॉट लगाना है, यहाँ पे भी वी नॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे वी नॉट लगाएं, यहाँ पे वी नॉट लगाएं। अब देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पे भी आई नोट लगाइए, यहाँ पे भी आई नोट लगाइए। तो आर वाले सर्किट में रेजिस्टेंस आर होता है तो आर ही रहने देंगे। सी वाले सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता था उसको हम एक सी से रिप्रेजेंट करते थे, एक सी, याद करिए, लाइक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे
अरे V बराबर आई आर ही है, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में या कैपेसिटर वाले सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह होता है क्या, क्या XC, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, एक होता था हमारा XL, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, भाई ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो नहीं इसको, ठीक है, क्यों इतना दिमाग खाना, ठीक है। चलो अब आगे क्या करते हैं कि वैल्यू भर देते हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू, V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यू भरेंगे। तो वैल्यू भरेंगे तो V नॉट की जगह क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू आर का स्क्वायर, और I नॉट इंटू आर का स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू XC का स्क्वायर, ऐसे। तो V नॉट बराबर अंडर रूट, अब I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया, एक और आया था ऐसा XL, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो अब यहां पे ये हो गया, तो V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और प्लस क्या, आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आई नॉट बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब फिर ओम्स लॉ से कंपेयर करो भाई, ओम्स लॉ से कंपेयर करो। तो ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो ए वाला टर्म जो है, ए वाला टर्म रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, अरे ए वाला टर्म रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है कि नहीं, लाइक रेजिस्टेंस। V बराबर आई आर, तो पूरा टर्म रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। कोई पूछे कि क्या है, बोलना कि यही तो इम्पीडेंस है, इसी को तो हम इम्पीडेंस कहते हैं, यही वाला टर्म को तो हम इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। जेड, जेड यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है, बोलो जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। अगर और इलेबोरेट करके लिखो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हमारा ये क्या है, ये है हमारा क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ये है इम्पीडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे XC का वैल्यू भर लेंगे, पीछे देखना XC का वैल्यू क्या आया था, वो वाला प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, उस वाले वैल्यू को भी यहाँ भर देंगे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो ये ऐसा होता है, भर लेना वो वैल्यू को। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि ये आ गया, अब इसमें आखिर ये वैल्यू आया क्या, थोड़ा सा फील दे रहे हैं, वैल्यू को समझो ये है क्या। कोई पूछे कि है क्या वैल्यू, बोलना आरसी सर्किट जो है ना, आरसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो ए वाला चीज है, आरसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो ए टर्म है, ए वाला टर्म, ए रेजिस्टेंस है टोटल, कैसे सर्किट का, आरसी सर्किट का, ठीक है। इम्पीडेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस ही होता है, किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस पूछ रहा है ना तो समझिए रेजिस्टेंस पूछ रहा है। हम बोले कि रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट का इम्पीडेंस बताइए, तो इसका रेजिस्टेंस तो आर ही होता है, तो इम्पीडेंस में हम आर ही लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट का इम्पीडेंस बताइए, तो आपको XC बताना पड़ेगा। इंडक्टिव सर्किट का इम्पीडेंस बताइए, तो इंडक्टिव सर्किट में कौन रेजिस्टेंस होता है भाई,
XL, ठीक है। और ए RC सर्किट का हमारा इम्पीडेंस बताइए, RC सर्किट का, तो RC सर्किट का इम्पीडेंस ए होता है, तो एक्चुअली ए है इम्पीडेंस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा एक और बात कि देखिए इस वाले को डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम बना सकते हैं, देखो यही वाले को कॉपी करने वाले हैं यहाँ पे, इधर हम लिखेंगे R और इधर हम लिखेंगे क्या, इधर हम लिखेंगे XC, R XC, और इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस R था, कैपेसिटर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस XC था, और यहाँ पे जो है नेट रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसी को हम इम्पीडेंस बोल रहे हैं Z, और ये कितना एंगल पे आता है, फाई एंगल पे, कितना एंगल पे ही होता है, तो ये होता है भाई फाई एंगल पे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं tan फाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि XC बटा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बिना कोई दिक्कत के लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। हाँ भाई, इसमें तो इतना था, हमें इसमें आना चाहिए क्या इम्पीडेंस है, कैसे फेजर डायग्राम बनता है, क्या करंट का इक्वेशन है, क्या वोल्टेज का इक्वेशन है, ये है। अब हम आगे आपको बताते हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है। देखो भाई, आगे जो है ना, आगे जो है हमें पावर पढ़ना है, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में पावर क्या चीज होता है, ठीक है। वैसे तो इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, लेकिन हम आपको डेरिवेशन नहीं, इसका बस काम की चीज बता रहे हैं, पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। देखिए हम आपको बताएं, देखो भाई सिंपल सी बात बता रहे हैं, फिर लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन आएगा इसमें। पावर इन एसी सर्किट क्या है कि एक्चुअली में हम पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं P बराबर VI, लेकिन ये हम कहाँ पढ़े हैं, याद करिए, ये तो हम DC करंट के लिए पढ़े हैं, फॉर डायरेक्ट करंट, वोल्टेज इतना वोल्ट, करंट इतना एम्पियर, गुना कर देंगे, पावर निकल गया भाई। लेकिन हम तो AC चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो AC चैप्टर में क्या यही फॉर्मूला लगेगा क्या, तो देखो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन बताइए हम क्या वोल्टेज का कौन सा वैल्यू मेजर करते हैं, RMS वैल्यू, करंट का कौन सा वैल्यू मेजर करते हैं, RMS वैल्यू, हो गया ए, यही है भाई, और कुछ नहीं है, यही है, P बराबर VRMS इंटू P बराबर VRMS इंटू IRMS। इस वाले पावर को बोलते हैं हम वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर का फॉर्मूला आगे बताते हैं, वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर या इसी को अपेरेंट पावर भी बोलते हैं, वर्चुअल पावर या अपेरेंट पावर, जो भी बोल लीजिए, पावर का ही फॉर्मूला है हमारे AC में, ठीक है। लेकिन बता रहे हैं आगे पावर क्या फॉर्मूला है, लेकिन ये कौन सा पावर है, थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, ये पावर का चलो फॉर्मूला हम बता दिए, लेकिन एक्चुअल पावर जो हम निकालते हैं वो एवरेज पावर होता है, और एवरेज पावर के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज पावर के लिए क्या करते हैं, वर्चुअल पावर में गुना करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा एक्चुअल पावर जो होता है, ये हमारा एक्चुअल पावर है, पहले हम लिख देते हैं एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर, वर्चुअल पावर गुने कॉस फाई, लिखते हैं एक्चुअल पावर क्या है, PAVG, एवरेज पावर, जो भी है हमारा पावर का जो रियल फॉर्मूला बनेगा, और वर्चुअल पावर क्या था, वर्चुअल पावर है हमारा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये है हमारा रियल फॉर्मूला पावर का, ठीक है, एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर का फॉर्मूला, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आप पूछिएगा कि कॉस फाई क्या बोला है, तो देखो भाई भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस करके अगर कॉस फाई से गुना कर दे तब एक्चुअल पावर आता है। लेकिन कोई हमसे पूछेगा कि कॉस फाई है तो है क्या, हम बोलेंगे देखो भाई ये कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, बोर्ड में बड़ा पूछा जाता है पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है क्या, तो पावर फैक्टर आप हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। हम तो वही चीज बता दिए, नया क्या हुआ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं ऐसे, कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल ऑफ, कोसाइन एंगल ऑफ लीड और लैग, कोसाइन एंगल ऑफ लीड और लैग बिटवीन V एंड I। मतलब देखो ध्यान देना, फेज जो होता है, फेज V और I के बीच में फेज का डिफरेंस होता है π/2 π/4 ऐसे करके फेज का डिफरेंस होता है अलग अलग सर्किट में। तो जो फेज का डिफरेंस होता है, जो लीड और लैग का जो डिफरेंस होता है, बस उसके आगे कॉस लगा देंगे तो हो जाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है, जैसे कि हम आपसे पूछे, सिंपल सा पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, ये रजिस्टिव सर्किट जो होता है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा हमको पता है, ये रजिस्टिव सर्किट जो होता है प्योर रजिस्टिव सर्किट, इसका पावर फैक्टर थोड़ा सा बताओ तो, पावर फैक्टर, तो तुम कहोगे पावर फैक्टर कॉस फाई, तो पहले फाई बताओ ना भाई। तो भाई रजिस्टिव सर्किट में फाई मतलब क्या, फाई मतलब होता है फेज डिफरेंस, फाई कितना होता है 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है तो हम बोलेंगे रजिस्टिव सर्किट में कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर जो होता है कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है कितना 1, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही है हमारा पावर फैक्टर 1। अच्छा आप पूछेगा कि अच्छा एक था हमारा कौन सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट को एसी सोर्स से ऐसे जोड़ देते थे, हाँ इसमें पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, तो आपको पता है इंडक्टिव सर्किट में फेज कितना होता था, याद है इंडक्टिव सर्किट में, अरे भाई अभी अभी तो लिखे थे, लिख लो एक बार फिर से, लो लिख लो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का होता था, π/2 का डिफरेंस है भाई, घटा के देख लो ना, V माइनस फेज एंगल ऑफ V माइनस फेज एंगल ऑफ I, घटा के देख लो π/2 आएगा, तो इसमें π/2 का डिफरेंस है, तो कॉस फाई यानी कि कितना हो जाएगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हो जाएगा 0। यही है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना है 1, इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना है, नोट करना है ये भी, ठीक है, पावर फैक्टर इसका ये है हमारा क्या, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट, ये क्या है पावर फैक्टर ऑफ हमारा प्योर रेसिस्टिव सर्किट। चलिए आ जाते हैं इसमें, एक और सर्किट था हमारा कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, तो याद करेंगे कैपेसिटिव सर्किट में V का इक्वेशन होता था V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, और I का इक्वेशन होता था I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें भी फेज का जो डिफरेंस होता है वो भी π/2 का ही होता है, ठीक है, वो भी π/2 का होता है भाई। इसमें होता है ना घटाएंगे, आप बोलिएगा माइनस π/2 आ रहा है भाई, ओहो डिफरेंस जो है वो π/2 का है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस फाई यानी कि फाई इसमें कितना है फेज डिफरेंस माइनस π/2, चलिए ठीक है आपका ही बात मानते हैं माइनस π/2, ठीक है, माइनस π/2, तो कॉस माइनस π/2 कितना हो जाएगा, कॉस माइनस π/2, कॉस फाई कितना हो जाएगा, अरे भैया फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है, π/2 या माइनस π/2 0 तो होना ही होना है, यानी कि 0 होता है पावर फैक्टर किस सर्किट का, हमारा कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है कि फेज एंगल के आगे बस कॉस लगा देना है, हो गया, फेज एंगल के आगे बस कॉस लगा देना है, हो गया, समझ में आया बात है।
समझ में तो आया। अच्छा, दो सर्किट और रह गया, उसका पावर फैक्टर हम कैसे बताएं आपको? दो सर्किट और रह गया, उसका पावर फैक्टर हम बताएंगे, लेकिन इधर हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इधर हम मिटाते हैं और आपको पावर फैक्टर यही है। व्हाट इज पावर फैक्टर? कोसाइन एंगल ऑफ लीड और लैग बिटवीन वी एंड आई। वी और आई के बीच में जो लैग होता है फाई का, उसके आगे कॉस लगा दीजिए, वही हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जिसको हम कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम यहाँ पे हम लिखे थे, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉस फाई को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉस फाई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अभी आया था यहाँ पे कि एवरेज, यहाँ पे आया था क्या भाई? अभी तो ऊपर लिखे थे, हाँ यहाँ से देख लीजिए। इस वाले को बोलते हैं हम, सुनिएगा ध्यान से, ये पूरे फॉर्मूला को बोलते हैं एक्चुअल पावर। ये हमारा एक्चुअल पावर का फॉर्मूला है, ये हमारा एक्चुअल पावर का फॉर्मूला है। एक्चुअल पावर बराबर वर्चुअल पावर मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? कॉस फाई बराबर हो जाएगा एक्चुअल पावर रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर बाई वर्चुअल पावर। एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को भी हम कॉस फाई कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर टू द वर्चुअल पावर इज कॉल्ड कॉस फाई, इसको भी हम कॉस फाई कहते हैं। सही बात है भाई। तो कॉस फाई का डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं। क्या है एक्चुअल पावर, क्या है वर्चुअल पावर? तो भी का जो नॉर्मल पावर का जो नॉर्मल फॉर्मूला है भी इंटू आई, इसमें बस आपको आर एम एस लगाना है, इसमें भी आर एम एस लगाना है। ये हो गया वर्चुअल पावर। रियल पावर के लिए आपको कॉस फाई से गुना करना पड़ेगा, तब आपका रियल पावर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा हुआ इधर का कंप्लीट। हमें पावर फैक्टर, ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा पावर फैक्टर ऑफ डिफरेंट सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ डिफरेंट सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ डिफरेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे का पावर फैक्टर देखा, और कुछ का जो बचा हुआ है पावर फैक्टर देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम यहाँ पे पावर फैक्टर देखते हैं, किसका निकालेंगे पावर फैक्टर भाई? चलिए हम निकाल के देखते हैं पावर फैक्टर कौन सर्किट का? एलआर सर्किट का, ठीक है। एलआर सर्किट का पावर फैक्टर। तो एलआर सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट फेजर डायग्राम पे चल जाइए एलआर सर्किट के। तो एलआर सर्किट में हमारा होता था आर ऐसे और एल ऐसे, आर ऐसे और एल ऐसे, और यहाँ पे हमें निकलता था बीच से कौन? जेड ऐसे, और बीच से जेड, और ए वाला एंगल हमारा क्या होता था? ये वाला एंगल को हम लोग फाई बोलते थे। ये वाला एंगल को फाई बोलते थे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि पावर फैक्टर निकाले तो निकाले यहाँ पे कैसे? हाँ, फेजर डायग्राम आना चाहिए भाई। तो कॉस फाई निकालना है, कॉस फाई। तो कॉस फाई, तो फाई यहाँ है, तो यहाँ पे इस वाले एरो को यहाँ पे शिफ्ट करके देखते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो फाई के सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो कॉस फाई निकालना है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर क्या? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस ना, हाँ, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस। अब बताइए बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बेस में हमारा कौन है? बेस में है आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। और हाइपोटेनस में कौन है? हाइपोटेनस वाले लाइन पे जेड। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि एलआर सर्किट का कॉस फाई जो होता है, पावर फैक्टर जो होता है, ये होता है आर बाई जेड। या इसको आप लिख सकते हैं कॉस फाई बराबर आर बाई जेड की जगह और क्या लिख सकते हैं? ध्यान लगाइए, ये नेट आएगा कैसे? ये जेड नेट आएगा कैसे? तो ये दोनों के जोड़ने से आता है, दोनों के वेक्टर सम करने से ही जेड आता है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। लिखने का तरीका है, जैसे लिखिए। हाँ, पावर फैक्टर ऐसा ऐसा, आपके एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं एक और सर्किट पढ़े हम, वो हम पढ़े आरसी सर्किट।
आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का पावर फैक्टर कैसे? तो आरसी सर्किट में यहाँ आर होता है और यहाँ पे सी नीचे होता है भाई, लैग करता है। कौन आगे रहता है? रेजिस्टेंस आगे रहता है। भी मतलब कि वी आर आगे रहता है। जैसे अब वहाँ पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आर ऐसे रहता है, अब तो आपको आदत हो जाना चाहिए। आर ऐसे रहता है और आर ऐसे रहता है और नीचे कौन रहता है? नीचे रहता है हमारा कौन? नीचे रहता है सी। आरसी सर्किट में आर इधर सी। यहाँ से जो नेट रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं जेड। इम्पीडेंस, अरे भाई इम्पीडेंस इम्पीडेंस इम्पीडेंस, तो कॉस फाई जो होता है रेजिस्टेंस बटा इम्पीडेंस। आर बाई जेड हमेशा आपका बताएगा पावर फैक्टर, हमेशा हमेशा बताएगा भाई। इसमें सब में काम करता है आर बाई जेड। दिखा दें दिखा दें दिखा दें पक्का। देखो कॉस फाई बराबर आर बटा जेड, इसके लिए दिखा रहे हैं। इसमें आर है क्या? हाँ आर तो आर है। जेड, जेड का होता है, जेड होता है सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो आर बाई आर करेंगे तो 1 आ गया ना। यहाँ पे करिए आर बटा जेड। तो इसमें आर है क्या? नहीं, तो आर जीरो, जीरो बटा समथिंग जीरो। अरे जीरो बटा समथिंग जीरो। इसमें आर है क्या? नहीं, तो जीरो बाई समथिंग जीरो आ गया भाई। वैसे भी नहीं तो ऐसे, जैसे आपको समझ में आ रहा है ठीक है। चलो यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे कॉस फाई, कॉस फाई बराबर ए वाला एंगल को फाई बोलते थे, फाई बोलते हैं तो कॉस फाई। तो पहले ए वाले एरो को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बेस ही हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि फिर से हो गया आर बाई जेड। अब तुम बोलोगे भाई कि फिर अंतर क्या रहा? भाई अंतर है, ये जेड जो है ना, ये जेड क्या है? ये जेड इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट है, इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। और यहाँ पे जो जेड है ना, यहाँ पे जो जेड है ना, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। ये आरसी सर्किट का इम्पीडेंस है। क्या होता है इम्पीडेंस? भाई एकदम सिंपल वे में हम बताएं कि इम्पीडेंस जो होता है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। याद रखो आज से। व्हाट इज इम्पीडेंस? द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। समझ में आया? बिल्कुल। The net resistance offered by an AC circuit is called impedance. What is power factor? What is power factor? तो फेज एंगल की कोई भी सर्किट में V और I के बीच में कितना फेज एंगल है, फाई पता कर लो और उसके आगे कॉस लगा दो। कॉस फाई के वैल्यू को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये है पावर फैक्टर। यहाँ पे जेड का वैल्यू तुम्हें पता होगा, जेड आता है नेट जो होता है इम्पीडेंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। तो यहाँ पे कॉस फाई क्या हो जाएगा? आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है भैया, ये होता है भैया। सिंपल वे में बताएं तो ऐसा ही बनता है आरसी सर्किट। हाँ, तो आरसी सर्किट सभी का हमने पावर फैक्टर, एक टर्म आ गया, सबका पावर फैक्टर हमने निकाला। बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर, ठीक है, कि किसका पावर फैक्टर कितना होता है। चलिए पावर का कुछ कुछ फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, कुछ कुछ जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर का और फॉर्मूला होता है, हाँ ये हम एक, बोर्ड थोड़ा सा और बड़ा है लेकिन कैमरा एंगल जो है ना, बोर्ड पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमें बनाना पड़ रहा है। चलो भाई, तो यहाँ पे हम आते हैं पावर के कुछ और फॉर्मूले पे। तो पावर का हम फॉर्मूला देखिए अभी, एवरेज पावर बराबर, देखिए थोड़ा सा इससे पहले ना हम आपको बताते हैं। देखिए वही चीज़ बता रहे हैं, एवरेज पावर हम बताएं आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई, ठीक है। ए फॉर्मूला
अब फॉर्मूला में वेरिएशन करते जाएंगे। पी एवरेज नेट पावर बराबर या एवरेज पावर बराबर आई आर एम एस इंटू भी आर एम एस इंटू कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी बोले कि कॉस फाई होता है आर बाई जेड। पिछला स्लाइड देखिए, कॉस फाई होता है आर बाई जेड, हर सर्किट के लिए लागू है आर बाई जेड, ठीक है। कॉस फाई के जगह आप बोलिएगा नहीं नहीं भाई हम आपको उधर एग्जाम्पल दे के भी समझाएं। वैसे जिस सर्किट में आर नहीं होगा वहाँ जीरो भरा जाएगा, आर है तो नीचे, अब उसमें देखिए, ठीक है। आर बाई जेड ये फॉर्मूला हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा और कैसा हो सकता है, तो पी एवरेज बराबर और क्या हो सकता है इसमें, देखिए इसमें हम इस वैल्यू को और किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है, हम आपको बोले कि I बराबर क्या होता है V बाई आर, I बराबर होता है V बाई आर, तो हम बोले कि I बराबर V बाई आर लिख दीजिए, V बाई आर, लेकिन I आर एम एस है तो I आर एम एस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर एम एस, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं क्योंकि आपको दिखे, I बराबर V बाई आर, V बाई आर, ठीक है, V बाई आर, ए भाई भी आर एम एस, अच्छा भी आर एम एस लिख दिए। अब रेजिस्टेंस कौन सा लिखें, तो कोई भी सर्किट के जो रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, तो यहाँ पे हम जेड लिखेंगे, जेड, ठीक है। रेजिस्टेंस जनरल हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो जेड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अरे जेड मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफ एनी एसी सर्किट, ठीक है, कोई भी एसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, वी आर एम एस बाई जेड इंटू इसको वी आर एम एस ही छोड़ देते हैं, वी आर एम एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाई जेड, यानी कि पी एवरेज बराबर हो गया हमारा वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बटा जेड स्क्वायर, आर बटा जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। एक फार्मूला हमारा यहाँ से ए बना, एक फार्मूला हमारा यहाँ से ए बना। अच्छा और फार्मूला बन सकता है क्या, और फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए यहाँ से एक और फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, पी एवरेज बराबर, ठीक है, इस बार आई में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आई को रहने देते हैं आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस, और वी आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस को, तो वी बराबर आई आर तो पढ़े होंगे ओम्स लॉ में, तो वी के जगह लिख दीजिए आई इंटू आर, वी के जगह लिख दीजिए आई इंटू आर, लेकिन वी आर एम एस था तो आपको कौन सा आर एम करेंट कौन सा लेना होगा, आई आर एम एस, और रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर आई आर लिख दिए, और लास्ट में है आर बटा जेड, तो आपको लिखना पड़ेगा आर बटा जेड, जेड से जेड मर जाएगा और यहाँ पे एवरेज पावर जो आ जाएगा क्या, ये दोनों का स्क्वायर, आर एम एस आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये भी फॉर्मूला है इम्पॉर्टेंट पावर का। पावर का कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3, और एक तो ऑलरेडी है ही, एक तो कि ऑलरेडी है ही भाई, हाँ 4 फार्मूला। अब जो भी आपसे पूछ लिया जाए, हमने इसी वजह से सारे फार्मूला का डिस्कशन कर लिया, ठीक है, अब आपसे जो भी पूछ ले भाई। ओहो पावर तो समझ में आ गया भाई, पावर यही है। अच्छा अगर आप पूछेंगे ना कि नहीं 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 हमको पावर का जो है ना क्या चाहिए, पावर का हमको डेरिवेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, भाई थोड़ा सा वेट कर लो। देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, हम बोले कि किसी भी टाइम पे पावर निकालना है, पावर एट एनी टाइम टी, तो V एट एनी टाइम टी इंटू आई एट एनी टाइम टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर का ही फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो क्या करना होगा ना कि पावर टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि पावर बराबर वी आई होता है, और एसी सर्किट में V और I टाइम पे डिपेंड करता है, तो पावर का फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, किसी भी टाइम पे अगर हमें पावर निकालना हो तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या करना पड़ेगा कि ये टाइम डिपेंडेंट है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें एवरेज पावर निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी बाई
dt। अगर यही वाला वैल्यू यहाँ रख के इंटीग्रेट करें तो हमें मिल सकता है एवरेज पावर का फॉर्मूला ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो खैर इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हम नहीं पढ़ने वाले हैं और इसको हम यहाँ से इरेज करने वाले हैं। हाँ, तो हमने पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है। एक हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। मैं भी कितना मिनट का वीडियो बन गया, थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए। वीडियो ज़्यादा देर नहीं बना है, वही जितना देर क्लास चलता है उससे तो कम ही है, ठीक है। तुम लोग को अभी उतारने में पता नहीं कितना टाइम लगता। 39 मिनट का वीडियो बन चुका है। थोड़ा सा हम बात करते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक होगा। ये टॉपिक हमारा है क्या, ये टॉपिक है चोक कॉइल। चोक कॉइल, चोक कॉइल, ये क्या होता है चोक कॉइल? देखिए एक्चुअली में है क्या चोक कॉइल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर सर्किट, पहला बात याद रखिए, एलआर सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन है, वही है चोक कॉइल। ये पूरे को हम बोल रहे हैं चोक कॉइल। चोक कॉइल कंडीशन क्या है, चोक कॉइल में रेजिस्टेंस बहुत 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 कम रहता है और एल का वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक्चुअली में एक्सएल का वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस ये होता है। अब बात है कि ऐसे तो चलिए ठीक है, जरूरत कहाँ पड़ता है चोक कॉइल का? तो देखो भाई, जहाँ पे जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कम करंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखो भाई, बात ऐसा है कि सम इंस्ट्रूमेंट या सम डिवाइस रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ करंट। अगर कुछ डिवाइस को कम करंट की आवश्यकता है तो हम लोग क्या करेंगे? आप बोलिएगा कि रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए ना, हो जाएगा काम, ठीक है। वी कैन कनेक्ट रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि कम करंट की आवश्यकता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। लेकिन दिक्कत है ना कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करिएगा तो पावर लॉस बढ़ जाएगा। पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस इज हाई। तो रेजिस्टेंस करंट को तो रोकेगा लेकिन बड़ा ज्यादा पावर खाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करेगा, ठीक है। पावर लॉस होगा, ठीक है, पावर वेस्ट होगा, पावर वेस्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सो वी यूज ए कॉम्बिनेशन। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर सर्किट जिसमें आर बहुत कम और एक्सी बहुत ज़्यादा, मतलब कि एल का वैल्यू ज़्यादा, एल का मैग्नीट्यूड या एल का जो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का अमाउंट कम। क्यों? आपको पता चल जाएगा। सो वी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर सर्किट एज अ चोक कॉइल, एज अ चोक कॉइल। नाम में चोक कॉइल इसलिए आया है क्योंकि यह करंट को चोक करता है, कम करता है, ठीक है। करंट को जो है एकदम ड्रास्टिकली डाउन कर देता है, ठीक है। और जितना अमाउंट में करंट ले जाना है उतना ही करंट ले जाता है। अब बात ऐसा है कि ऐसे सर्किट का जो है ना, देखिएगा थोड़ा सा बात समझिएगा। ये हमारा चोक कॉइल का हम यूज ऐसे करते हैं। बात यह है कि आखिर ये चोक कॉइल का फायदा कैसे होगा और हमें यह हमारे काम में कैसे आएगा। तो देखिए क्या होता है कि ए वाले सर्किट में हमारा आर का वैल्यू एकदम कम है और एक्सी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि
देखिए हम आपसे पूछें कि cos फाई का वैल्यू क्या होता है, cos फाई का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू क्या होता है, क्या बताइएगा आप? अरे पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई का वैल्यू? cos फाई का वैल्यू किसी भी सर्किट के लिए हम बोले थे R बटा जेड, cos फाई का वैल्यू R बटा जेड। पावर फैक्टर क्या होता है R बटा जेड, अरे पावर फैक्टर R बटा जेड, ठीक है। अच्छा थोड़ा समझिएगा हम जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो पावर फैक्टर R बटा जेड, यहाँ पे R के जगह पे R भरेंगे, इसका रेजिस्टेंस जो है पावर फैक्टर बराबर R बटा जेड। इस सर्किट में रेजिस्टेंस है क्या? हाँ रेजिस्टेंस है R, और जेड होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए बात ऐसा है ना कि R बहुत छोटा है और R बहुत छोटा है, यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं, एक्चुअली में एक्सी का स्क्वायर होगा। R बहुत छोटा है और एक्सी बहुत बड़ा है, तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू जो होगा ना, ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो 0 के आसपास होगा। कितना के आसपास होगा? थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ओवरऑल वैल्यू 0 होगा। क्या होगा देखिए ध्यान से, cos फाई का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos फाई का वैल्यू ओवरऑल, एक सेकेंड, R ऐसे रहने देते हैं और R ऐसे रहने देते हैं और अंदर से R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो R स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्सी स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कट जाएगा, तो R बटा R अंडर रूट, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा हमारा, बचेगा 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्सी स्क्वायर बटा R स्क्वायर। देखो भाई हमारा कहने का पूरा मकसद यही है कि ऊपर 1 है और डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस एक्सी बाई R, तो R तो बहुत छोटा है, अरे R तो बहुत छोटा है ना, R का वैल्यू बहुत छोटा है और ये वैल्यू बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो ओवरऑल इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर इतना कुछ नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है। R बहुत छोटा है और एक्सी बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा, तो ओवरऑल ए वाला वैल्यू बहुत बड़ा हो गया और न्यूमरेटर में है 1, तो 1 बाई बहुत बड़ा क्वांटिटी लगभग 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं आया तो बस आप इतना याद रखो कि रेजिस्टेंस इतना छोटा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा और इसका वैल्यू बड़ा होने से इसका ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाता है। इस सर्किट का जो है, इस सर्किट में मतलब कि हम चोक कॉइल जब यूज करते हैं तो चोक कॉइल में cos फाई का वैल्यू जो होता है वो 0 आ जाता है, यानी cos फाई का वैल्यू 0 आ जाता है, यानी कि क्या 0 आ जाता है? पावर फैक्टर 0 हो जाता है। पावर फैक्टर कितना हो जाता है? 0। याद रखना है कॉस हमारा चोक कॉइल का जो सर्किट होता है उसमें आर का वैल्यू ज़्यादा और एक्सी के आर का वैल्यू छोटा और एक्सी का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू 0 हो जाता है। और जब पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो याद करिए फॉर्मूला एवरेज पावर का, एवरेज पावर का फॉर्मूला याद करिए भाई, एवरेज पावर का फॉर्मूला याद करिए, एवरेज पावर का आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। और जब कॉस फाई ही 0 हो गया तो एवरेज पावर कितना हो गया? 0। एवरेज मतलब क्या समझ में आया कि चोक कॉइल का जो सर्किट होता है इस तरह से बनाया जाता है कि उसका एवरेज पावर 0 हो जाए। एवरेज पावर मतलब जितना पावर लेगा उतना एक साइकिल में, हाफ साइकिल में उतना पावर दे भी देगा। कहने का मतलब कोई पावर का लॉस ही नहीं होता है, नो पावर लॉस। और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर का वेस्ट हो रहा था। कॉस फाई एवरेज पावर 0 कहने का मतलब नो पावर वेस्ट, नो पावर वेस्ट, पावर वेस्ट नहीं होता है, ये नो पावर वेस्ट और नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, ठीक है, नो पावर लॉस। ऐसे सर्किट में कोई पावर लॉस नहीं होता है। और इस तरह के सर्किट को ऐसा सर्किट जिसमें कोई पावर का वेस्ट नहीं हो, कोई पावर का लॉस नहीं हो, ऐसा सर्किट जिसमें कोई पावर का वेस्ट नहीं हो या कोई पावर का लॉस नहीं हो, जैसा कि हमें चोक कॉइल का सर्किट दिखता है, इस तरह के सर्किट को हम वाटलेस सर्किट कहते हैं। वाटलेस मतलब पावर है ही नहीं, एवरेज पावर 0 है, वाटलेस सर्किट कहते हैं, वाटलेस
वायरलेस सर्किट। और इसमें जो करंट दौड़ता है, इसमें जो करंट दौड़ता है, इस करंट जो इसमें करंट जो दौड़ेगा, इस करंट का जो नाम होगा वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, वाटलेस सर्किट में जो करंट दौड़ता है उसका नाम है वाटलेस करंट। बहुत फेमस टॉपिक है बोर्ड का। व्हाट इज वाटलेस करंट? व्हाट इज वाटलेस करंट बोलेंगे, चोक कॉइल जैसे सर्किट या किसी भी तरह के सर्किट जिसमें एवरेज पावर जीरो होता है या जिसमें कोई पावर का वेस्ट या कोई पावर का लॉस, ऐसी सर्किट जिसमें एवरेज पावर जीरो हो या कोई पावर का वेस्ट या कोई पावर का लॉस ना हो रहा हो, उस तरह के सर्किट को हम वाटलेस सर्किट कहते हैं। और वाटलेस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप क्लास सब कंटिन्यू करेंगे, वहाँ समझा देंगे, ठीक है। हम अपने एंड से यह कोशिश करने का मतलब हम यह ट्राई किए हैं करने का कि आपका क्लास जो है मिस ना हो और कंटेंट चलता रहे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और बनाते रहिए क्वेश्चंस, अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, ठीक है।